अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिज़िक्स सोसाइटी। तो हम अपने लेक्चर में सॉलिड रिसर्च फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स के बारे में बात किया, एंगल बिटवीन प्लेन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया। देन आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक को, जो कि है ब्रैग्स लॉ। ठीक है, ब्रैग्स लॉ बेसिकली होता क्या है, क्यों यूज़ किया गया, क्या ज़रूरत पड़ी, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले, अगर हमें कोई दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम ब्रैग्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं ईजीएस्ट वे। ठीक है, अब बेसिकली ब्रैग्स लॉ ने किस तरह से इसका एक्सपेरिमेंट किस तरह का है और इससे हमें किस तरह से डिस्टेंस फाइंड आउट होता है। बेसिकली जो ब्रैग्स लॉ है वो दो पैरेलल प्लेन के बीच के डिस्टेंस फाइंड आउट करने की वजह क्या है। वजह बेसिकली ये है कि अगर हम डिस्टेंस डी निकाल लें तो हमें एटम की रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। एटम का रेडियस क्या होता है, बेसिकली डी इज इक्वल्स टू r/2। अगर हम उसका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाल लें तो मान लो यहाँ पर अरेंजमेंट कैसे होती है एटम की। लेटेस्ट पॉइंट असल में हम बनाते हैं किस तरह से, रिव्यू करते हैं थोड़ा सा। तो हमने कहा था कि यहाँ पर एक एटम की अरेंजमेंट होती है। एटम की अरेंजमेंट में जहाँ पर उस एटम का सेंटर होता है वहाँ पर हम एक पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट से शो करके उन सारे पॉइंट्स को एक उस तरह से रियल अरेंजमेंट कर देते हैं जिस तरह से हमें क्रिस्टल में फॉर्मेशन नज़र आ रही थी एटम्स की। ठीक है, तो वो जो अरेंजमेंट ऑफ लैटिस है, ठीक है, जो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स है एक्चुअली में उसे हम लैटिस कहते हैं। ठीक है, तो वो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स लैटिस फॉर्म कर रहे हैं। अब क्योंकि अरेंजमेंट, अगर मैं इसी लैटिस पॉइंट की अरेंजमेंट एटम की फॉर्म में दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगी कि इस तरह से एटम्स जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। अगर मैं इसे लैटिस पे ये पॉइंट और ये पॉइंट मान रही हूँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है। अगर मैं इसे फाइंड आउट कर लूँ तो क्या होगा बेसिकली कि मैं अगर डी का हाफ करूँ तो क्या हो जाएगा, मुझे एक एटम का रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। तो असल में ब्रैग्स लॉ फाइंड आउट क्या करता है, एटम के रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। हम इसे एटम के रेडियस को फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली, तो इसलिए हम ब्रैग्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। सो ब्रैग्स लॉ की किस तरह से हम यूज़ करते हैं इसे देख लेते हैं कि अगर हमें डी को फाइंड आउट करना है तो ब्रैग्स लॉ में होता कुछ यूँ है कि हम यहाँ पर कुछ रेस को इंसिडेंट करवाते हैं। ठीक है, जो कि पेंट्रेट कर जाए, जो कि जिसकी एनर्जी इतनी हो कि पेंट्रेट कर जाए, और वो क्योंकि हमें अभी क्रिस्टल के अंदर झांकना है। ठीक है, हमें पैरेलल प्लेन्स को डिस्कस करना है, एक प्लेन से काम नहीं चलेगा। ऊपर के प्लेन जो भी हमें सरफेस पे प्लेन नज़र आ रहा है उससे काम नहीं चलेगा, हमें अंदर जाना है। अगर हमें क्रिस्टल के अंदर के प्लेन्स के बारे में डिस्कस करना है तो उसके लिए हमें किस तरह की रेस चाहिए होंगी, हाईली एनर्जेटिक रेस चाहिए होंगी जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो। ज़्यादा एनर्जी से मुराद उसकी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी बढ़ेगी, कम होगी। क्यों, अरे सॉलिड स्टेट में लेटिस पॉइंट पे अगर हम किसी लाइट को फॉल करवाते हैं तो उसकी एनर्जी किस तरह से फाइंड आउट होती है, इज इक्वल्स टू hc/λ। अगर के मुझे लैम्डा कम मिल जाए तो एनर्जी क्या होगी, हाई मिलेगी। बात समझ आ रही है। अगर मैं ऐसी रेस को फॉल करवाऊँ जो कि जिसकी वैल्यू क्या हो, लैम्डा की छोटी हो, तो मुझे उसकी एनर्जी ज़्यादा मिलेगी। जब वो एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो पेंट्रेट कर जाएगा, मतलब कि वो अंदर की क्रिस्टल्स के स्ट्रक्चर को भी विजिबल करना शुरू हो जाएगा। बात समझ आ रही है। तो वो जो रेज होंगी वो अंदर पेंट्रेट कर जाएंगी। तो ऐसी रेज कौन सी होती है जो अंदर पेंट्रेट कर जाती है, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक यार एक्सरे। एक्सरे क्या करती है, एक्सरे बेसिकली हमारे भी तो यही होता है ना, बॉडी में एक्सरे पेंट्रेट कर जाती है। ठीक है, तो हमारी स्किन के अंदर चली जाती है, ठीक है, बॉडी के अंदर चली जाती है, पेंट्रेट कर जाती है, उसकी एनर्जी हाई है, लैम्डा की वैल्यू कम है। तो बेसिकली यहाँ भी यही कर रहे हैं, हम एक्सरे को फॉल करवाएंगे पैरेलल प्लेन्स पे। ठीक है, पैरेलल लैटिस प्लेन कह सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक लैटिस पॉइंट से अरेंजमेंट नज़र आ रही है एक प्लेन की, जिसे मैंने एक लाइन से कंसीडर कर दिया। देन लैटिस पॉइंट्स हैं, उनकी अरेंजमेंट नज़र आ रही है, मैंने उसे एक लाइन से कंसीडर कर दिया। तो ये दो पैरेलल प्लेन्स नज़र आ रही हैं। अब हुआ बेसिकली क्या कि एक रे आई, एटम पे टकराई और रिफ्लेक्ट बैक कर गई, इंसिडेंट रे आई। ठीक है, यहाँ पर एटम से टकराई और रिफ्लेक्ट बैक हो गई। जबकि ये रिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ एंगल थीटा है, ठीक है,
तो हमें ये बात पता है कि जिस एंगल से ये इंसिडेंट करती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। बात समझ आ गई? तो कॉमन सी बात है कि जो भी रेज आती हैं वो एटम से टकराती हैं और उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये मेरे पास एक रे आई। अब दूसरी रे जो कि ज़्यादा एनर्जेटिक थी वो दूसरी रे तक पहुंच गई, मतलब कि दूसरी लेयर तक पहुंच गई, दूसरी लेयर के एटम से टकराई और रिफ्लेक्ट हो गई। तो यहाँ पर भी मेरे पास एंगल बन रहे थीटा थीटा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली ये जो दो रेज आ रही हैं, ये दो रेज एक तो एटम से टकरा के वापस चली गई, ठीक है, दूसरी हाईली एनर्जेटिक थी, वो फर्स्ट को तोड़ के अंदर पहुँच गई, अंदर पहुँच के एक एटम के साथ पेंट्रेट किया और वापस रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये वाली रेज ज़्यादा एनर्जेटिक थी, वो पेंट्रेट कर गई, अंदर चली गई, अंदर जाके दूसरे प्लेन से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस को मैं क्या कह रही हूँ, डी कह रही हूँ, ठीक है। मुझे इस डी को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये एक लैटिस है। लैटिस में अरेंजमेंट कैसी होती है, ऐसी आड़ी टेढ़ी अरेंजमेंट नहीं कर देते हम कि बस कहीं भी पॉइंट उठा के लगा दिया, सही है। एटम की अरेंजमेंट होती है और लैटिस की इस तरह से अरेंजमेंट होती है कि वो सिमेट्री अरेंजमेंट होती है, सही है। आप जहाँ से भी देखोगे वो हर डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे नज़र आएगा, हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे नज़र आएगा आपको, ठीक है। तो उसकी सिमेट्री कुछ इस तरह की होती है। अब अगर मैं इन दोनों रेस को की बात करूं तो मैं क्या करती हूँ, डी को फाइंड आउट करने के लिए इसे थोड़ा सा क्या कर देती हूँ, पीछे की तरफ शो करवा देती हूँ, ठीक है। ये जो रे रिफ्लेक्ट हुई इसकी मैंने क्या कर दिया, इसे थोड़ा सा पीछे आपको शो करवा दिया, ठीक है। एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया यार, सिंपल, सही है। इस रे की बात करूं तो यहाँ से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया सामने वाले रेस पे, ठीक है। अब अगर गौर से देखो तो यहाँ से जो भी रे आ रही है ये दोनों रेज इक्वली डिस्टेंस कवर कर रही हैं यहाँ तक। फिर यहाँ से जो रिफ्लेक्ट हो रही हैं तो बेसिकली ये यहाँ इतने ही डिस्टेंस से यहाँ तक, ये जो है ये इक्वल डिस्टेंस है, ये इक्वल डिस्टेंस है। सारा मसला इस डिस्टेंस का है कि ये जो डिस्टेंस है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, किसका, रे टू का। रे टू ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर रही है यही तो हमारे पास डी निकाल के देगा। ये एक रे थी, ये दूसरी रे है, इतना जो मेरे पास वक्त है, इस पूरे वक्त में क्या हुआ, रे दोनों इक्वल ही एक ही डिस्टेंस पे मूव कर रही है। उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हुई या और आगे बढ़ गई, ठीक है। यहाँ से ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया, एक्चुअली में हमें इसे फाइंड आउट करना है, तो हम डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ तो बेसिकली ये लाइन किसे शो करेगी, डी को शो करेगी, क्योंकि एक लैटिस पॉइंट से दूसरे लैटिस पॉइंट के डिस्टेंस कितना है, हमारे पास डी है, तो मैंने इसे डी का नाम दे दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं कह रही हूँ कि ये मेरे पास एंगल थीटा है और यहाँ से मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया था तो ये 90 हो जाएगा। अगर ये मेरे पास एंगल है थीटा, ये मेरे पास एंगल क्या बन गया 90, तो ये सिर्फ एंगल कितना का हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। या ट्रिग्नोमेट्रिक लगाओ, यहाँ पर अगर मेरे पास थीटा बन रहा है, ये मेरे पास 90 है, तो ये क्या ऑब्वियसली बात है, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल मेरे पास आ गया 90 माइनस थीटा। ना अगर मेरे पास अगर ये मेरे पास 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, ठीक है, ये मेरे पास 90 माइनस थीटा है, और ये पूरी की पूरी जो मेरे पास वैल्यू आपको नजर आई, यहाँ से अगर मैं इस प्लेन से यहाँ से डिस्टेंस देखूँ तो ये पूरा 90 है, ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा, तो वैल्यू क्या बच जाएगी, थीटा। तो यहाँ की जो इतनी इस जगह की जो मेरे पास एंगल आया वो क्या आ गया, थीटा। अब मैंने इसे ए का नाम दे दिया, इसे ए कंसीडर कर लेती हूँ, इसे बी, सी एंड डी, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैंने पर्टिकुलर नेम दे दिए ए बी सी डी, ठीक है। नाउ मुझे इसका एंगल पता चल गया थीटा। यहाँ पर मेरे पास, यहाँ पर मैंने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे इसे प्लेस कर दिया ए बी सी डी, ठीक है। और ये एंगल का आई होप आपको समझ आ गया हो कि अगर ये मेरे पास थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर मैं इस प्लेन से देखूँ इस लाइन तक का डिस्टेंस, तो ये पूरा 90 है,
अगर ये मेरे पास 90 माइनस थीटा और ये 90 है तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक में इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं ये जो ट्राइंगल है मेरे पास ABD, अगर मैं इसे आपको जूम करके दिखाऊं, अगर मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूं ABD, ये डिस्टेंस D है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास आ जाता है एंगल थीटा, अब यहाँ पर मुझे जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो एक्चुअली में क्या है, AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये लेंथ मालूम करनी है। ये लेंथ मालूम हो जाएगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जो सेकंड रे है वो कितने एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया उसने। जब अगर वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस मुझे मालूम हो जाएगा तो मुझे डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं क्या करती हूँ इसमें, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है तो मैं साइन का फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ, जिसमें मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास हो गया AD अपॉन हाइपोटेन्यूज D। यहाँ पर डिस्टेंस D लिया है, कंसीडर किया, तो ये हो गया D। अगर मैं इसे यहाँ से उठाकर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो ये हो जाएगा D साइन थीटा इज इक्वल्स टू AD की वैल्यू मेरे पास निकल गई D साइन थीटा। अगर मुझे AD की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो मुझे D और C की भी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। कैसे? क्योंकि ये जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर किया है वही डिस्टेंस तो ये होगा यार। क्यों? क्योंकि ये इक्वल डिस्टेंस था, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फिर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम होगी, तो इसका मतलब कि AD बराबर है DC के। AD बराबर है DC के, इट्स मीन कि इसने जितना डिस्टेंस कवर कितना किया एक्स्ट्रा, AD प्लस DC। तो AD की वैल्यू थी मेरे पास D साइन थीटा, अगेन DC भी मेरे पास D साइन थीटा के बराबर है, तो मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आ गई मेरे पास 2D साइन थीटा। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आ गई 2D साइन थीटा। नाउ अब ये मेरे पास आ गया 2D साइन थीटा, ये बराबर किसके होगा, इक्वल टू लेमडा के इक्वल होगा। किस तरह? क्योंकि ये जो हमारे पास रे आ रही है ये ऑब्वियसली बात है ये रेज की फॉर्म में आ रही है, इस तरह से आके ये फॉल कर रही है और फिर इसी तरह से ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें दिखा रही है। अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना हो तो ये जाके क्या हो जाएगी, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। इट्स मीन कि ब्रैग्स लॉ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पर ही एप्लीकेबल होगा। क्या कहा मैंने? वो रेज जो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हो उसमें हम ब्रैग्स लॉ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेज को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न में होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी तो वो जाके एडअप होंगी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा तभी तो वो जाके एडअप होंगी। तो इसलिए हम इसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो हमारे पास रेज की वैल्यू होती है वो क्या होती है, लैम्डा। तो मेरे पास जो 2D साइन थीटा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा के बराबर। इसे मैं 2D साइन थीटा n लैम्डा भी कंसीडर कर सकती हूँ। n इंटीजर है बेसिकली, 1 2 3 एंड सो ऑन, जिसे हम ऑर्डर डायफ्रैक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली ये जो है ब्रैग्स लॉ की फाइनल इक्वेशन है जिसे हम यूज़ करेंगे हर एक मेथड में, जो कि हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं आपसे। एक्सरे डायफ्रैक्शन में जो 3 तरह के मेथड्स होते हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।